जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भूगोल संबंधित होंगे, जो विविध एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, उनका एक संकलन होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस चैनल का। इस वीडियो का अगर देखा जाए तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। डाउन्स, देखिए एक तरफ तो आपका घास का मैदान है और दूसरी तरफ उसकी प्रकृति है। कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। डाउन्स घास के मैदान यहाँ पे दिया गया है, उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। स्टेपी की अगर बात करिएगा तो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण दिया है। सिल्वास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण है और टैगा जो आपका है शीतोष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है ना। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइए एनालिसिस करते हैं इसका। अगर देखा जाए, स्टेपी जो घास के मैदान है वह जो है पाए जाते हैं मध्यवर्ती यूरोप में, और यह जो है आपका एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, मध्यवर्ती यूरोप में है। यूक्रेन का क्षेत्र है वो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। सिल्वास, ये जो आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं, यह एक उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है, तो ये भी आपका सुमेलित है। टैगा और टुंड्रा, ये जो वनस्पति क्षेत्र है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपके आते हैं, तो आपका डी भी आपका सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है, डाउन्स घास के मैदान जो हैं वह आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। और बहुत से लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि चूंकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो डाउन्स क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। ये लोगों को भ्रम हो जाता है, जो कि गलत होता है ना। डाउन्स घास के मैदान उष्णकटिबंधीय नहीं है बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी सभी आपके क्या है, सुमेलित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण घास की अगर बात कर लीजिए तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। प्रेयरी की अगर बात करिएगा तो प्रेयरी घास के मैदान आपके जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। पंपास आपके अर्जेंटीना में आपके पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लानोज की, तो लानोज घास के मैदान कहाँ पे हैं, तो आप बताइएगा, वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। सवाना घास के मैदान आपके मध्यवर्ती अफ्रीका में आपके मिलते हैं। वहीं अगर बात करिएगा वेल्स की, तो वेल्स एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है, कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, इसकी लोकेशन हो गई। हंगरी में पुस्टैज घास के मैदान आपको मिलते हैं। वहीं अगर बात करिएगा पटाना एक उष्णकटिबंधीय घास है, कहाँ पाई जाती है, तो इसकी लोकेशन श्रीलंका में हो जाएगी। तो ऐसे घास के उदाहरण भी आपसे पूछे जाते हैं, सभी को आपको नोट करना होगा। चलिए, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है ना। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। कैंपास केन्या में दिया है, पंपास अर्जेंटीना में दिया है, सवाना वेनेजुएला में दिया है, और स्टेपी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया है। घास का मैदान है और एक तरफ उसका क्षेत्र है। कैंपोस, मैंने आपको बताया, कैंपोस जो घास के मैदान है वह जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में, और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है। और यहाँ पे जो चीज़ आपकी दी गई है, केन्या एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो ये तो आपका किसी भी हालत में जोड़ा सुमेलित नहीं होगा। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्यवर्ती अफ्रीका में इसकी लोकेशन है, और यहाँ पे वेनेजुएला दिया है, और वेनेजुएला किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में, इसका भी कोई सामने नहीं है। स्टेपी की अगर बात कर लीजिएगा तो स्टेपी घास के मैदान जो है यूरोप में पाए जाते हैं, स्पेशली यूक्रेन क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सही सुमेलित है, पंपास यहाँ पे दिया गया है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं। प्रकृति अगर पूछी जाए कैसी होती है पंपास की, तो आप बताइएगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ स्पर्श करती है। किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ स्पर्श करती है, आपसे पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, मंगोलिया दिया है, रूस दिया है, और बोलीविया दिया है। देखिए, आपको 2 देश याद रखने होंगे, एक तो आपका चाइना है और एक आपका है रूस, है ना। चीन और रूस
विश्व के ऐसे 2 देश हैं जो कि सर्वाधिक अन्य देशों से स्पर्श करते हैं और कितने देश से टच करते हैं? आपका उत्तर होगा 14। 14 देशों के साथ चीन और रूस की सीमा स्पर्श करती है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है चाइना तो है नहीं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक अन्य देशों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला आपका देश कौन है? तो आप बताइएगा रूस। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ब्राज़ील दिया है, चाइना दिया है, चीन आपका 2 बार दे दिया है। ब्राज़ील, चीन, फ्रांस और यहीं पे एक आप अगर ऐड करना चाहें तो एक ऑप्शन मैं यहाँ पे चीन को काट कर ऐड कर दे रहा हूँ। हाँ, कौन सा है? तो आपका यूएसए। 4 देश मैंने आपको दिया है, ब्राज़ील, यूएसए, चीन और फ्रांस। कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है? तो मैंने आपको बताया है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, वह 7वें नंबर पे है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। 2.42% जो है आपका क्या है, क्षेत्रफल होगा भारत में। 7वें नंबर पर स्थित है। 6 देश इससे बड़े हैं। एक तो आपका आता है रसिया, रसिया के बाद आपका कनाडा आता है, इसके बाद आपका यूएसए आता है, फिर आपका चाइना है, चाइना के बाद ब्राज़ील है और ब्राज़ील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है? एक तो चीन मिल रहा है, यहाँ पे एक आपको मिल रहा है ब्राज़ील भी मिल रहा है और यहाँ पे यूएसए भी मिल रहा है। मतलब कहने का कि कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो यहाँ पे फ्रांस आपका जो है आप उत्तर सही हो जाएगा। फ्रांस यूरोपीय देश है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप की राजधानी, फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस, जिसे आप फैशन सिटी के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे दिया गया है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा स्पर्श करती है? 4 देशों का नाम पूछा गया है। किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा किस देश के साथ सबसे अधिक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सिंपल था, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम आप उड़ा देंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। 4096 है ना, 4096 जो है इसकी लंबाई है किलोमीटर में। और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य जो हैं आपके स्पर्श करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। सेकंड नंबर पे आपका चाइना का नंबर आता है, लगभग 3400 किलोमीटर के आसपास जो है चाइना के साथ स्पर्श करती है। पाकिस्तान के साथ लगभग 3310 किलोमीटर है तीसरे नंबर पे, और नेपाल के साथ जो है यह लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है ना। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है? 21 मार्च, 30 सितंबर, 22 दिसंबर या फिर 21 जून। ग्रीष्म अयनांत की अगर बात करिएगा, देखिए ये तो आपकी हो गई पृथ्वी, ये आपकी हो गई पृथ्वी, और इसके बीचों बीच अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर मैं चेंज कर दूँ ऐसे, ये आपकी हो जाएगी, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया आपकी पृथ्वी, और अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो इसको मैं एक बार पुनः क्या कर दूँ, पिंक कर दूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन में खींचूँ ना, ये आपकी विषुवत रेखा हो जाएगी, ये आपकी कर्क रेखा हो जाएगी, और यह रेखा आपकी विषुवत रेखा हो मकर रेखा हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत का मतलब क्या है? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब होती हैं? जिस रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत होंगी वहाँ पे आपका ग्रीष्म अयनांत होगा। और आपको मालूम है कि कर्क रेखा पे सूर्य किरणें कब होती हैं, तो आप उत्तर देते हैं 21 जून को, और 21 जून यहाँ पे आपका उत्तर आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट, है ना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है, मतलब 21 जून के दिन कर्क रेखा पर किरणें लंबवत होती हैं, दिन आपका सबसे लंबा होगा, लगभग 14 घंटे का दिन हो जाता है और लगभग 10 घंटे की आपकी रात हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछ देता है कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर आपका क्या होता है? 22 दिसंबर हो जाता, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर वह तिथियां जबकि दिन और रात क्या होती है, बराबर होती हैं, और सूर्य की स्थिति कहाँ पे होती है, तो आप कहिएगा इस इक्वेटर पे होती है, इस विषुवत रेखा पे होती है ना। चलिए, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7, किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपसे पूछा गया है। मिस्र, भारत, ईरान या फिर म्यांमार, है ना। कर्क रेखा अभी तक आप भारत के परिवेश में ज़्यादा पढ़ते आए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कौन सी रेखा या
कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट, ईरान से यह रेखा नहीं गुजरती है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया से आपकी कर्क रेखा गुजरती है और लगभग मान के चलिए 17-18 देश हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती होगी, है ना। भारत के परिप्रेक्ष्य में कुल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक लंबाई एमपी में और सबसे कम लंबाई जो आपकी है वह राजस्थान में होती है। रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी है, यह आपको ध्यान देना होगा। और माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखिए, अजीबोगरीब क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 देश आपको दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है, ब्राज़ील है और चिली है ना। पूछा गया है कि किस देश से मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा के बारे में ऊपर कर्क रेखा की बात हो रही थी, यहाँ मकर रेखा की बात हो रही है। आपको मालूम है कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भाग में डिवाइड करती है, ऑस्ट्रेलिया टच करेगी ही, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है, चिली से भी गुजरती है। यानी इन चारों से ही आपकी मकर रेखा गुजरती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, केवल एक दिया है जो कि उत्तर गलत होगा। केवल 1, 2 यानी ऑस्ट्रेलिया नामीबिया दिया है, ये भी गलत होगा। केवल 1, 2, 3 दिया, ये भी गलत होगा। और एक ऑप्शन आपको मिलना चाहिए उपयुक्त सभी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चारों ही देशों से मतलब चिली, ब्राज़ील, नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन देखिए, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बाल्डी, जॉर्ज लेमेटियर, अरस्तू या फिर कापर्निकस, है ना। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का जो हिंदी नाम है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत। और सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड के या सोलर सिस्टम के, किसने बताया था? तो आप कहेंगे कापर्निकस। तो ये भी प्रश्न आपके लिए गलत नहीं होना चाहिए। कापर्निकस ने दिया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्र सिद्धांत, और इन्होंने ही बताया था कि सूर्य क्या होता है, केंद्र में स्थित होता है। जॉर्ज लेमेटियर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी उन्होंने दिया था। महाविस्फोटक सिद्धांत, ब्रह्मांड के संबंध में ही जो है एक थ्योरी आपकी और आती है, स्टडी स्टेट थ्योरी, जो कि थॉमस गोल्ड और हर्मन बाल्डी के द्वारा दी गई थी। और अरस्तू की अगर बात करिएगा, भू केंद्रीय सिद्धांत है। और भू केंद्रीय सिद्धांत मतलब इन्होंने बताया था पृथ्वी गोल है और साथ ही साथ सौरमंडल का केंद्र कौन है, तो आपका पृथ्वी है। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, महान हिमयुग का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा गया है। प्लेस्टोसीन काल है, ओलिगोसीन काल है, होलोसीन काल है और इयोसीन काल है। तो महान हिमयुग की यहाँ बात हो रही है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्लेस्टोसीन काल। ये तो 10 रहे महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर आप लोगों ने दिया भी है। कल का उत्तर मैं यहाँ बता दूँ, पूछा गया था कि कांटो का मैदान किस देश में स्थित है, यह पूछा गया था। और ऑप्शन आपको दिया गया था न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, है ना। देखिए, कांटो का मैदान मिलता कहाँ है, तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जापान में, है ना, जापान में स्थित है। न्यूजीलैंड में घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं, तो बताइए कैंटरबरी, है ना। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान नल्लार बार, है ना, याद रखिएगा, नल्लार बार के मैदान जो है आपके कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। और भारत में घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, आपका 16 घास के मैदान हो गए, ये सब भारत के घास के मैदान है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, कांटो का मैदान किस देश में है, उत्तर बताइएगा जापान में। आज के सेशन का आज का सवाल जो है आपको बताना होगा। देखिए, दिया गया है आरंभिक समय में पृथ्वी पर केवल एक विशाल भूखंड था और इस भूखंड का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। शुरुआत के दिनों में पृथ्वी पर केवल एक विशाल भूखंड हुआ करता था, इस भूखंड का नाम क्या था? पैंजिया, पैंथालसा, लारेसिया या फिर गोंडवाना लैंड।
कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अगले दिन पुनः आपको इस तरह के महत्वपूर्ण सेशन में आपको लेके आऊँगा। तैयारी करते रहिए, मेहनत कभी भी कमज़ोर नहीं करना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।